गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थी सीटेट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को, इसको CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज हम लोग CDP के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है। यह क्वेश्चन पेपर आपका 13 जनवरी 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सभी को जानकारी होगा कि अब जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा 20 अगस्त को जो सीटेट का जो एग्ज़ाम के लिए जो डेट अनाउंस किया है 20 अगस्त 2023 को, ये आपका ऑफलाइन होगा। अब सीटेट इस बार जो है वो इस बार से आप उसको ऑफलाइन लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और आपका यह डेट भी अनाउंस कर दिया गया। पूरे भारत में एक ही डेट पर एग्ज़ाम होगा, और वो आपका 20 अगस्त 2023 को यह एग्ज़ाम होगा, जो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। तो आप बहुत से अभ्यर्थी के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आप क्या होगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप पढ़िए, ऑफलाइन का ऑनलाइन दोनों मिला के, तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर से आप पास कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब ऑफलाइन होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन में थोड़ा सा समस्या होता था, क्योंकि पैसेज वगैरह पढ़ने में, बड़ा क्वेश्चन को स्क्रीन पे स्क्रॉल करने में थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि क्वेश्चन दिखता था तो ऑप्शन दिखता था क्वेश्चन नहीं। इस तरह से यह समस्या का समाधान आप जहाँ से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार में आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको आता है। उसमें क्या होता है, आपको सिस्टम से ही चलना पड़ता था, जिसके लिए बहुत थोड़ा असुविधा होता था। इसलिए अब बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए। अब ऑफलाइन ही होगा सीटेट का एग्ज़ाम, और डेट भी अनाउंस कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और आप लोग इस चैनल पर जोड़ करके आप बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं सीटेट का, क्योंकि इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम इस चैनल पर आपको अपलोड करते रहेंगे, और आपका एग्ज़ाम तक आपका इस चैनल आपके लिए सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्पष्ट और प्राचीन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ना होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, अंतर विषयात्मक और गतिशील। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? तो वह आंसर क्या होगा आपका? अंतर विषयात्मक और गतिशील क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंतर विषयात्मक और गतिशील। ये क्या है आपका बाल विकास का क्षेत्र है, अंतर विषयात्मक और गतिशील। चलिए अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? तो बाल विकास की जो अवधि का सही क्रम कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यह क्या है आपका बाल विकास की अवधि का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पहले गर्भावस्था होता है, उसके बाद शिशुअवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था और लास्ट में आपका किशोरावस्था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। ये आपका बाल विकास की अवधि का सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के
डैश का परिणाम है। तो ये जो आपका क्या है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतः क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतः क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। चलिए अगला प्रश्न का, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो अधिगम का यह सिद्धांत जो वह किसके द्वारा और किसके दृष्टिकोण से सही है। तो बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत लेविगोट्स्की द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं और अधिगम का यह सिद्धांत जो है आपका लेविगोट्स्की द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लेविगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। लेविगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थी को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों सिद्धांत जो आपका क्या है, अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो इसमें क्या सही है, तो दोनों सिद्धांत जो है अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न का है 9 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो उन कक्षाओं की क्या विशेषता है। तो 9 का भी हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर 10, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक क्या हो जाएगा,
दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? तो अंतर व्यक्ति ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर। भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? तो यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12। प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन को पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती है। तो इस प्रकार परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? तो इसका जो उत्तर होगा आपका हो जाएगा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ए, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन क्या स्वरूप होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित या फिर शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 14 का डी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। चलिए अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे तो आपका विकल्प है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप क्या होना चाहिए? आपका स्टेटमेंट है रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं की मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, शिक्षण की उपयुक्तता के अनुरूप। तो इसका जो आंसर होगा 14 का 14 का डी, 14 क्या हो जाएगा? डी, केवल ए, बी और डी, केवल ए और बी। चलिए अगला प्रश्न का है शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संतुलन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो अध्यापक को, तो इसका जो 15 नंबर होगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संतुलन करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो 15 का आपका क्या हो जाएगा? 15 का सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प, इसको डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, अभिकथन। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। तो तर्क का अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है।
तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या करता है। और फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, फिर ए और आर दोनों गलत है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करते हैं। कहने मतलब जब वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। तो अपनेपन का बोध सीखने के लिए अभिप्रेत करता है आपका क्या है? तर्क है, जो कि क्या है? तर्क जो है वह क्या अभिकथन का सही व्याख्या करता है और ए और आर दोनों क्या है? सही है। दोनों क्या है? वो अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। अब अगला प्रश्न आपका अब 18 नंबर क्वेश्चन। प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, जो जिसको शब्दों का बड़ा आकार बोलते हैं हिंदी में, फिर आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा आपका 18 का ए, दृष्टि की आंशिक क्षति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दृष्टि की आंशिक क्षति। चलिए अब आपका 19 नंबर क्वेश्चन आपका है स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्राय कौन सी ऋणी सामर्थ्यता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवरणों के प्रति सजगता या ध्यान देना। विवरणों के प्रति सजगता या फिर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का है कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है और राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है तो यह सखी के रूप में पक्ष की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न आपका है अभी कथन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। अध्यापक को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशलों का संपूर्ण करने का कार्य करती है। तो बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है और यह सही विकल्प को चुनना है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है और वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। ये माया के अधिगम को एक संज्ञा दी जा सकती है, जिससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अवलोकन अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग। चलिए अगला प्रश्न आपका है
अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है। अगर वो अधिगम क्या है, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर अगर कक्षा कक्ष वातावरण भयमुक्त हो। क्या है? अधिगम अधिक महत्वपूर्ण, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर क्या होता है, कक्षा कक्ष वातावरण भय मुक्त हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में संतुलन करना समुन्नत करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका समालोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? तो समालोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा कलन विधि। क्या हो जाएगा? कलन विधि। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध सही है? तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी। 26 का डी, केवल 2, 3 और 4। केवल 2, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न का है 27 नंबर, अभिकथन और तर्क। ठीक है, विद्यालयों को सीखने की प्रक्रिया में भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखना और पोषित करना चाहिए। तर्क आपका भावनाएं संज्ञान से पृथक नहीं है। सही विकल्प देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। 27 का ए हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या फिर अग्रता का प्रदान करता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 28 का क्या हो जाएगा? सी, रुचि। कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है और अग्रता प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा? रुचि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुचि। अब अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक और व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक है और व्यक्तिगत कारक नहीं है? शिक्षण अधिगम सामग्री। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? निम्नलिखित कौन सा अधिगम
के लिए बाधक बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का सी। विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण कर सकता है। विद्यार्थियों द्वारा एक समान योग्यता के आधार पर समूहीकरण बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, 3 अंकों की अधिकतम संख्या, 3 अंकों की उसमें न्यूनतम संख्या, तो आंसर हो जाएगा आपका 889। 899। 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर क्या है? 899। तो इस तरह से आपका क्या है, ये सेट 30 नंबर क्वेश्चन जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चन था जो आपका 13 जनवरी 2023 में यह पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।